इंडिया का किरदार अफगानिस्तान में महदूद करना चाह रहा है। बहुत अच्छा। और उनके कुछ एक कैसे और सुनना चाहता हूं। उसमें उन्होंने ये भी मिसाल दी कि जब वो जो जनरल पेट्रियस थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उनको इंडिया से ख़तरा है और इसको हम प्रोटेक्शन भी देंगे, सब देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एनिमी है। अभी एक 1.5-2 महीने पहले तो लोगों ने ये अर्ज़ किया था कि शायद इंडियन रोल जो है, जब भी इंडिया डेस्परेट भी है, पाकिस्तान से मुज़ाकरात की टेबल पे भी आके बैठ रहा है, अभी खारजा वज़ीर खारजा के लेवल पे भी आके बैठा था, साक में वज़ीर दाखिला लेवल पे भी आके बैठा था कि वो किसी तरह चाहता है कि पाकिस्तान को इस नेगोशिएशन में इंगेज कर ले और वो वहाँ से अपनी पोजीशन जो है वो रिलिंक्विश ना करे, क्योंकि जब अमेरिकन पुल आउट करेंगे तो प्रोबेबली पाकिस्तान को वो रोल दिया जाएगा। ये थियरी है जिस पर बात हो रही है। पाकिस्तान का तो एक नेचुरल रोल है, पड़ोसी है पाकिस्तान का, एक नेचुरल पाकिस्तान की फौज के हवाले से बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के हवाले से बात। मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त अमेरिकन पाकिस्तानी फौज और अमेरिकन आर नॉट सीइंग आई टू आई। अच्छा, इसकी मैं आपको मिसाल, आपने जनरल पेट्रियस का हवाला दिया कि जनाब पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स की पाकिस्तान की सिक्योरिटी का हिस्सा है। आज हिलरी क्लिंटन का ये बयान था कि जी ये तो इनके ऊपर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। शी नरेटेड दी ओल्ड स्टोरीज दोबारा कि जनाब AQ खान नेटवर्क और फलाना, और दोबारा उसने नरेट किया, वो स्क्वायर वन पर आ गया ना। तो इसका मतलब एक गुड कॉप बैड कॉप वाला काम ना, कि इस डराए और वो काम निकाले, वो डराए वो काम निकाले। तो ये कैफियत पाकिस्तान के साथ बड़ी अनसर्टेनिटी रखी हुई है। अमेरिका हमारा किसी अंदाज से इन सारी चीज़ों में दोस्त नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा मेरा मशवरा और मेरा स्टैंड ये है कि एक सॉवरेन हुक्मरान की तरह, हुक्मरानों की तरह अगर हमारे सियासतदान नहीं खड़े होंगे तो अमेरिका हमको यूज़ करता रहेगा। और एक चीज़ आपको बड़ी अनोखी सी बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2011 के लिए जो अमेरिकन टेंडर्स ऑयल के फ्लोट हुए हैं, जी जी, कि उनको ऑयल चाहिए, वो उन्होंने उस टेंडर के अंदर कंडीशन ये लिखी है कि ये ऑयल पाकिस्तान के जरिए नहीं जाएगा। अच्छा, जब ये ऑयल पाकिस्तान के जरिए नहीं जाएगा, इसका मतलब पाकिस्तान को एज अ कॉन्डुइट वो समझ रहे हैं कि या तो वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या डिस्टेबलाइज होगा। अच्छा, जब डिस्टेबलाइज के लिए तैयार हैं वो, और उन्होंने टेंडर्स अपने फ्लोट, देखिए ऑयल अगर किसी और रास्ते से लाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा उनके लिए, मगर इसकी जब उन्होंने तैयारी कर ली है तो दे हैव लॉन्ग टर्म सिचुएशन ऑफ डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इन देयर माइंड, वेदर दे आर द आर्किटेक्ट्स और नॉट। ये तो मैं आपके सामीन के उसमें छोड़ता हूँ। अच्छा, ये टेंडर्स फ्लोट हुए, ये मैं ये कागज की बात कर रहा हूँ, ये हवाई बात नहीं कर रहा। अच्छा, और हमारे जो तजिया निगार हैं, जिसके अंदर हमारे स्पोक्स पर्सन हैं डिफेंस के ब्रिगेडियर सैमसन शरफ, उन्होंने मजमून भी लिखा, एंड ही इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी राइटर। उन्होंने मजमून में लिखा कि डिस्टेबलाइजेशन का तरीका ये होगा कि पॉलिटिकल असैसिनेशन होंगी पाकिस्तान में। ये मजमून उन्हें 3-4 हफ्ते पहले लिखा और हबीब जालिब साहब को उस पर, बिल्कुल मैं उस सब्जेक्ट पे भी आना चाह रहा था। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, क्योंकि इसी टाइमिंग की मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि हबीब जालिब बलोच का जो एक कत्ल है और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, और उसके बाद पाक भारत मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, वो नाकाम भी हो रहे हैं, हॉलब्रुक भी आ रहे हैं, हिलरी क्लिंटन भी आ रही हैं, ये सब क्या शाफसाना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ख़वातीन हज़रात, मैं ख़वातीन हज़रात स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हो रही थी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड तक पहुँची थी, और डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना ये था कि इसमें सरेदस उन्हें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। गुफ्तगू पहुँची थी वहाँ तक, बलूचिस्तान तक, हबीब जालिब बलोच के एक बहुत अफसोसनाक कत्ल तक, जबकि वक्फा आ गया था। उस गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये टाइमिंग इसकी, हबीब जालिब बलोच, पहले तो नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं कि एक जो एक ख्याल है, तजिया निगार ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो कौम परस्त जमातें हैं उनमें अब 2 फैक्शंस हो गए। एक वो है जो मुसल्लह जद्दोजहद पे यकीन रखता है, और एक वो है जो कि अब भी भाई यानी अफाम व तफहीम, गुफ्तगू, नेगोशिएशन से, हबीब जालिब बलोच उस गुफ्तगू, नेगोशिएशन, सियासी अमल वाले आदमी थे कौम परस्त। लेकिन अब चूँकि वो जो मुसल्लह जद्दोजहद वाले हैं वो गालिबन ये चाह रहे हैं कि वो समझते हैं दीवार से लग गए हैं और अब जो है आम स्ट्रगल उनका रास्ता है, तो वो ऐसे तमाम लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी टाइमिंग फिर ऐसी थी कि उसके शायद दूसरे या तीसरे दिन से पाक भारत मुज़ाकरात भी शुरू हो रहे थे, और जब उन नेगोशिएशंस में इंडिया ने डेविड कॉलमैन हेडली का किस्सा उठाया था, तो हमारी तरफ से हबीब जालिब बलोच का किस्सा भी उठाया गया था बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के हवाले से। क्या कहेंगे जनाब अली? पहली बात तो मैं आपसे कहूँ कि ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, हमने जब इमरान खान साहब और हम
मैं क्वेटा गए थे अभी 3-4 महीने पहले, तो हमने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल ग्रुप के डॉक्टर जमालदीनी भी थे। जी जी। अच्छा, और हबीब जालिद साहब भी आए थे और बहुत सारे लोग आए थे। हबीब जालिद साहब एक लेफ्टिस्ट सियासतदान थे, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, है ना। अब बलूचिस्तान के हालात के एतबार से मैंने आपसे ये कहा कि हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका तज्जिया ये था कि पॉलिटिकल असैसिनेशंस पाकिस्तान जी जी उसी सबसे ज़्यादा आसान किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का तरीका जो है वो पॉलिटिकल असैसिनेशंस का है, जो मुख्तलिफ अंदाज से टारगेट किलिंग्स हमारे यहाँ छोटे लोगों की भी हो रही हैं, बड़ों की भी हो रही हैं। बेनज़ीर साहिबा को शहीद किया गया, दैट्स अ पॉलिटिकल असैसिनेशन। अच्छा, उसके पीछे बड़े मकासद होते हैं, यानी आप ये समझिए कि अभी तक हमें पता नहीं चल सका बेनज़ीर साहिबा को किसने मारा, हमें पता नहीं चल सका ज़ियाउल हक साहब को किसने मारा, हमें पता नहीं चल सका लियाकत अली खान साहब को किसने मारा, हमें पता नहीं चल रहा कि अकबर बुगटी साहब को किसने मारा, हमें पता नहीं चल रहा कि कराची के अंदर जो टारगेट किलिंग्स हो रही है कौन क्यों करा रहा है? अच्छा, लिहाजा हम मजबूर हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ने में, है हमें ये नहीं मालूम। हम बिटवीन द लाइंस फिर क्या पढ़ते हैं, हम ये समझते हैं कि एक आदमी पकड़ा भी जाता है और अस्पताल से उसको भगा दिया जाता है, यानी रेड हैंडेड पकड़ा जाता है असैसिनेशन करते हुए और अस्पताल से वो गायब भी हो जाता है, पुलिस की हिरासत में से निकल जाता है, अस्पताल के डॉक्टर्स मदद करते हैं, क्या करते हैं। तो ये जब आप तहकीकात नहीं करेंगे, और आपकी तारीख भरी हुई है इस बात से भाई साहब, कराची के वाकयात के अंदर अशूरा 12 मई आप हकीम सईद में आप गिनते चले जाइए, है ना, किसी पॉलिटिकल असैसिनेशन पर आपने उंगली नहीं रखी है। लिहाजा मेरा कन्विक्शन ये है एज अ सिटीजन ऑफ कराची एंड अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि हमारे अपने लोग, हमारे अपने सियासतदान बहुत सारे असैसिनेशंस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज या उनके कुछ टीयर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मेरा कन्विक्शन है और ये कन्विक्शन दूर नहीं हो सकता। इस वजह से दूर नहीं हो सकता कि जब कराची के अंदर मिसाल के तौर पर टारगेट किलिंग्स होती है ना, तो तीनों फैक्शन जब बैठ जाते हैं तो कम खत्म हो जाती है। ये तो एक सवाल निशान बड़े अरसे से यही उठ रहा है। अच्छा, लिहाजा वज़ीर दाखिला कहते हैं कि अब नहीं होगी, हम इजाजत नहीं देंगे। अब वो नहीं होती। एक कॉलर है लाइन पे सर, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका भी नुक्ता नजर लेते हैं, फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुबैर साहब। अच्छा, देखें मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मेरा जहाँ तक इसको तस्वीर है वो ये है, मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरी समझ में आज तक आया है कि पाकिस्तान को दो फोर्सेस ने बहुत नुकसान पहुंचा है। एक तो अमेरिका ने, प्लस जो अमेरिका के हिमायती हैं, जो सो कॉल्ड हिमायती हैं वो, और एक तालिबान और तालिबान के हिमायती, ये दोनों ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। असल में होता ही अवाम को इस तरह से मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अमेरिका को गालियां दी जाती है तो फिर वो उसको तालिबान के उसमें सिंपैथी में ले जाता है। तालिबान वाले जो है, मतलब दोनों लोग जो अमेरिका के हिमायती हैं और अमेरिका के सपोर्टर है, इस मुल्क में अमेरिका ने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और किसी ने नहीं पहुंचाया, और इस मुल्क में तालिबान और तालिबान जैसी ये जो सोच और फिक्र रखने वाले जो लोग हैं, जो किसी को मुसलमान नहीं समझते, और मतलब कितने अजीब बात है कि अमेरिका ड्रोन हमले करके पहले पाकिस्तान 50 आदमियों को मारता है, फिर उसके मुकाबले में ये उसका मुकाबला करते, बोला हम 100 पाकिस्तानी मार के दिखाएंगे। ये तालिबान वाले क्या कर रहे हैं? हम आवाम तो सैंडविच बन गए इन दोनों के बीच में। बस मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह इन दोनों से हमारी जान छुड़ाए, तब पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब फोन करने का, बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब यानी दो सही बात कर रहे हैं कि या तो प्रो अमेरिकन, ये सही बात है। मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी की हिमायत कोई भी ग्रुप करे तो ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। दहशतगर्दी और सिविलियन लोगों का मरना जो है ना वो कंडेमनेबल है ना, उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उन लोगों को सजाएं देनी चाहिए। बस सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है कि पूरी आबादी को सजा मत दो। ये तो वो तरीका है जो मिसाल के तौर पर इसराइल ने एक कानून पास किया कि अगर इस आबादी से कोई चीज होगी तो हम 10 घर गिराएंगे। गजा का मिसाल है ना, गजा की दुनिया की सबसे बड़ी जेल। इसके अंदर होता ये कि अगर एक मुजरिम है वो उस आबादी में छुपा हुआ, अगर आप 50 का नुकसान करेंगे, जो भी ये तो जानी नुकसान हो, ये इमलाक का नुकसान हो, तो वो 50 फिर मजीद बनेगा। मुताहरिब दो कुव्वतें हुई ना, जैसे अभी जुबैर साहब ने कहा, एक अमेरिका या प्रो अमेरिका हो गया, जी हाँ, एक तालिबान या प्रो तालिबान। बिल्कुल। अच्छा, मगर ये दोनों की सजा एक कॉमन सिविलियन मासूम पाकिस्तानी वही मर रहा है, तख्ता मश्क दोनों सारी जंग हमारे यहाँ हो रही है, मासूम पाकिस्तानियों को, और हमारी जंग हो रही है। अब लिहाजा और अमेरिका का फोकस जो है वो इराक था। इराक में उन्होंने कहना शुरू किया यार दिस वाज द मिस्टेक, हम गलती कर गए। भुगतेगा कौन?
इराकी भुगतेगा। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये ओबामा साहब आए और उसी वक्त मैं अपने दोस्तों को जो अमेरिका में रहते हैं, मैंने कहा तुम्हारे सेनेटर जो जिस सेनेट में हैरी रीड साहब एक मेजॉरिटी लीडर थे सेनेट के, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा दोस्त रहता है जिसके वाकिफकार है। मैंने कहा देखो तुम्हारे यहाँ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि इराक वॉज अ मिस्टेक, द रियल इशू इज अफगानिस्तान। मैंने कहा तुम अफगानिस्तान के अंदर वो जुल्म और ज्यादती मत शुरू कर देना। तो उन्होंने कहा नहीं जी, दिस इज